जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि वन प्लस डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन वीर पथ के नाम से प्ले स्टोर में आ गया है। इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इस एप्लीकेशन में मैंने सबसे पहले टीए आर्मी के लिए प्रायोरिटी दिया है, और इसमें मैंने टेस्ट बनाया है, ऑनलाइन टेस्ट आपके एग्ज़ाम में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जाकर वो टेस्ट को ज्वाइन करिए। अगर आप टीए आर्मी में सबसे बेस्ट करना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस वीर पथ के एप्लीकेशन में। और भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है एप्लीकेशन में, कोई टेस्ट ज्वाइन करने में या और भी कुछ, तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आज जो मैंने इस टेस्ट में रखा है वो एप्लीकेशन में जो टेस्ट दिया गया है उस टेस्ट का ही एक पार्ट ये है आपका। तो इस टेस्ट को लगा लीजिए और आपको ऐसे ही टेस्ट आपके एप्लीकेशन में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टीए आर्मी का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए, जो प्लासी का युद्ध होता है, तराइन का होता है, और भी जो हैं, ठीक है ना, ये आपको एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में। पहले इसका आप लोग आंसर लगा लीजिए। इसका अगर आंसर आपने अगर बी चुना है 1192, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब देखिए, तराइन के युद्ध और भी हुआ था, पहला युद्ध भी हुआ था, तो वो कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक नोट दिया है, इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आने की संभावना है, एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए, तराइन का युद्ध जो हुआ था ये कब लड़ा गया था, प्रथम युद्ध ये, और किस किस के बीच हुआ था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसमें जो भी पॉइंट मैंने दिया है बिल्कुल सटीक दिया है, तो इसको आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोगों को नोट करके रिविजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट रीट जारी करता है। रीट जारी करने का जो होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन से देख लीजिए आपका आंसर क्या है। अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट लेके बता रहा हूँ आपको कि वीर पथ एप्लीकेशन में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो भी आपको टेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में मिलेंगे। और सबसे बेस्ट जितने सारे आपको यूट्यूब चैनल है चाहे और भी हैं, सबसे बेस्ट आपको टीए आर्मी का मिलने वाले हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग ये टीए आर्मी का ऑनलाइन टेस्ट। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको वाशिंगटन डीसी में है। ये कहाँ पर है, तो यूएसए में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि दीने इलाही नामक धर्म की स्थापना किस मुगल सम्राट ने किया था। तो दीने इलाही जो था, एक क्या था, सर्वसम्मत से एक धर्म बना गया था जो सबके लिए मान्य होगा, इस सोचकर बनाया गया था। ये किसके द्वारा ये स्थापना किया गया था इस दीने इलाही को। यहाँ पर ऑप्शन से देख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर के द्वारा ये बनाया गया था। और आपको ये भी आपको याद रखना है कि ये कब बनाया गया था, ये भी आप एग्जाम में आता है। ये 1582 ईस्वी में स्थापना किया गया था दीने इलाही का। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका है द हेग में है। अब द हेग कौन से कंट्री में है, ये आपके नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के पद का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में, यहाँ पर अनुच्छेद वाला क्वेश्चन जो है आपका आर्टिकल वाला 2 क्वेश्चन आ गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, इसका आंसर है अनुच्छेद 148 है, आर्टिकल 148 आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का कौन सा है,
यहाँ पर है आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है वुलर झील। क्या है? वुलर झील। अब वुलर झील कहाँ पर है? ये आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति भारत में किस दशक में शुरू हुई थी? अब देखिए, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का जो आपका आंसर हो जाएगा ये 1960 के दशक में ये स्टार्ट हुआ था। ये इसमें जो उसका मेन रोल था, बाल गंगाधर तिलक जो थे इसके मेन और इसमें रोल इसके निभाए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में स्टार्ट हुई थी? तो भारत में जो मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था कोलकाता मेट्रो। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुना था आपने, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट जो हुआ था ये 1984 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 24 अक्टूबर को, ठीक है ना, 24 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था 1984 में, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन में है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का पहली बैठक जो हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये डेट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो नोट बनाकर आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर इस जो टेस्ट में मुख्यालय वाले 3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये सब स्टैटिक जी के अंदर में क्वेश्चन आता है। तो स्टैटिक जी के में जो टी आर्मी में आता है, या आपको स्पोर्ट्स से भी आ सकते हैं, फोक डांस से भी आ सकते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। स्ट्रैटेजी से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस टीए आर्मी के क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर दिया गया है पेरिस हो जाएगा। ये पेरिस कहाँ पर है? तो ये आपका फ्रांस में है। फ्रांस का कैपिटल क्या है? तो पेरिस है। चलिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो पहला सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया था ये चंपारण से स्टार्ट किया गया था। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक है ना। तो चंपारण से स्टार्ट किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1917 में स्टार्ट किया गया था पहला सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है। और इसरो का आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, जिसमें यहाँ पर दिया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसका ये फुल फॉर्म है। तो कई बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। वैसे इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये 42वां संशोधन में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि लोहे में जंग लगना किसका परिणाम है? आयरन में जो रस्टिंग होता है वो किस कारण से होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीकरण। ऑप्शन जो दिया गया है ए, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन है कि भूकंप को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है संविधान सभा द्वारा ये आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो है ये 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन में है कि भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलुरु को जाना जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है इंडिया का। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो यहाँ आसपास के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, ठीक है ना, और उसके जो रिलेटेड जो भी दिवस होते हैं उसको भी आप लोग याद करके
लेके जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जो ब्लड जो क्लॉटिंग होता है वो किस विटामिन के कारण, कौन से विटामिन उसको हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए कि पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, सेल्सियस में ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इस पे पानी क्या होता है, उबलने लगता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे किस गैस का उपयोग करता है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण है कि फोटोसिंथेसिस यानी पौधे जो खाना बनाता है तो कौन से गैस का यूज़ करके बनाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर तो आपने ज़रूर किया होगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है। तो ये है आपका महाधमनी को कहा जाता है, जैसे कि एओर्टा भी कहा जाता है, कहीं पर आपको ये भी मिल जाएगा, बाद बाकी महाधमनी तो ऑप्शन में देखने के लिए मिल ही जाएगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप ज़रूर बेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, बस आप वन प्लेसमेंट्स अकेडमी का चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों की क्लास में लाता रहूं। और टेस्ट को फास्ट लगाने के लिए, अधिक से अधिक टेस्ट करने के लिए आप वीरपद का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा और वहां से टी आर्मी का क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे है कि कार्य वर्ग की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जूल, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर वर्ड को भी जान लीजिए। वर्ड जो है आपका ये होता है पावर का, ऐसा इकाई होता है। ठीक है, पावर का यानी कि शक्ति का। और न्यूटन जो होता है ये फोर्स का होता है, पता लो आप लोगों को, बल का। ठीक है, और पास्कल जो होता है ये प्रेशर का होता है, दाब का होता है। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को सभी चीज़ पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आगे है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट होता है ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी में कूलॉम, आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पता है आप लोगों को कि एम्पियर किसका होता है। तो पता है आपको इलेक्ट्रिक करंट का होता है, करंट का, विद्युत धारा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट भी जानते हैं आप लोग, विद्युत विभव का होता है, वैभव का होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ओम जो है किसका ऐसा यूनिट है। ठीक है ना, तो आप लोगों का कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण क्या है। हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो क्या है मेन, ये होता है ये फेफड़े से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर बी आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर और क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है आप लोगों को और देखना है कि लास्ट में कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। अगला है कि आँखों के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो आँखों के ये रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए अम्ल वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर नींबू में जो पाया जाने वाला अम्ल होता है ये होता है साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर करेक्ट है। अगला है कि एड्स का किस वायरस कारण होता है। देखिए एड्स बीमारी है, ठीक है ना, तो ये कौन से किस वायरस के कारण से होता है। तो ये होता है HIV से, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और आप एग्ज़ाम में कई बार एड्स का, ठीक है, और HIV का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ये आप लोग ज़रूर इसको करके जाइएगा। वैसे मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका प्रॉब्लम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, और इसका जो होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन
ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये होता है इसका फुल फॉर्म। मैंने लिखा नहीं है, बस आप लोग सर्च कर सकते हैं इसके फुल फॉर्म के लिए। आगे है कि सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है परिक्षेपण कहा जाता है। कहीं कहीं पर आपको विक्षेपण भी देखने के लिए मिल जाता है। बाद में इंग्लिश दोनों के लिए हमेशा दोनों हम के साथ समान रहेगा। डिस्पर्सन कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका अयस्क है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बॉक्साइट आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा यहाँ पर, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ग्रेफाइट जो है एक कार्बन का अपरूप है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके टीए आर्मी के लिए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया गया है 15 क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसको भी लगाइए आप लोग। यदि किसी संख्या का 40% 200 है तो उस संख्या का 65% कितना होगा? अब किसी संख्या का 40% ना, अगर मैं संख्या मान लूँगा x, अगर मैं यहाँ पर संख्या मान लूँगा नंबर बराबर x मान लूँगा, तो x का 40% बराबर 200 है ना। इसको तो मैं ये भी कर सकता हूँ x बराबर में कि 200 गुना में क्या कर सकता हूँ 100 बटा में 40 कर सकता हूँ, क्योंकि इसको 40% को हम लोग क्या लिखते हैं 40 बटा में 100 ना। तो 100 तो जब इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो 100 नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। इसको काट लीजिए आप लोग, 40 पंचे 200 यानी कि आपको हो जाएगा 500। ठीक है, 500 हो जाएगा। x हमने क्या निकाला 500 निकाला ना, यानी संख्या निकल गया। अब संख्या का बोल रहा है 65%, तो संख्या का यानी कि 500 का 65% कितना हो जाएगा 65% यानी कि 65 बटा में 100 हो जाएगा ना। 0 जो कट जाएगा, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30 और 2 32। आपका आंसर 325 ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो मैथ का क्वेश्चन जो है इसे थोड़ा सा लेवल अप भी आ सकता है, इसे आप क्वेश्चन लो भी आ सकता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। मैथ के ऐसे क्वेश्चन है कि आप 15 के 15 क्वेश्चन एग्जाम में करके आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1320 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे 1440 में बेचे तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आया ना तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। इसका क्या है 1320, ये आपका सेलिंग प्राइस है ना, और ये सा क्या है प्रॉफिट परसेंट आपका है, ठीक है ना। इसे मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं निकाल लूँगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है 1320 गुना में 100 हो जाएगा, और 100 और लाभ कितना 10 दिया गया है ना, तो 100 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ना। अब 0 जो कट जाएगा, 11 का 11, 11 दूना 22, यानी कि 1200 क्या निकल गया आपका 1200 निकल गया आपका क्रय मूल्य निकल गया। अब बेच रहा है कितना में 1440 में, तो इसका प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, प्रॉफिट बराबर में कितना निकल जाएगा 1440 माइनस में 1200 यानी कि 240 रुपये का इसका प्रॉफिट निकल गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है परसेंट पूछ रहा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर तो दिया गया है 240 गुना में 1200 क्या दिया गया, कॉस्ट प्राइस निकाला हमने कॉस्ट प्राइस गुना में 100। अब काट के निकालेंगे ना, 0 0 कट जाएगा, 12 दूना 24 यानी कि 20% आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए इतना क्वेश्चन मैंने लेंदी बनाया है समझाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन तो आसानी से एक बार में बन सकता था। तो कैसे बन सकता था आप ये भी देख लीजिए। डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखिए इस फार्मूले से मैं करूँगा, पहले मैं क्या कर दूँगा, इससे पहले कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा, 1320 गुना में 100 बटा में 110, ये क्रय मूल्य निकल गया। अब मैं क्या निकालूंगा, इसका विक्रय मूल्य अब निकालना है मुझे, तो अब इसे क्रय मूल्य निकल जाएगा तो आपका 1200 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब 1200 में कितना उसका लाभ हुआ, इसे आप लोग फिर इसे आप यही फॉर्मूला पर निकाल लीजिए, ठीक है। 1200 निकल जाएगा, 240 रुपये क्या उसका बेनिफिट हो जाएगा, इसका बेनिफिट फिर परसेंट निकाल लीजिए। तो बस इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसमें कोई नया फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समावर्तक 7 है, तो संख्याएँ कितना है। देखिए दो संख्याएँ हैं ना, तो संख्या आपका दिया गया है 3:4। शॉर्टकट बनाने के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 से गुना कर दीजिए 3 में और 7 से गुना कर दीजिए फिर 4 में, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। 3 गुना में 7 कर दीजिए, 4 गुना में 7। ये आपका हमेशा कंडीशन
फुलफिल करेगा अगर आपको संख्या पूछेगा तब। 21 28 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वैसे भी आप बनाएंगे ना तो पहले संख्या मान लेंगे 3x और दूसरी को मान लेंगे 4x। अब दोनों का एचसीएफ निकालेंगे ना, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे x निकल जाएगा ना, तो x तो दिया गया आपको 7 दिया गया ना, 7 निकल जाएगा। वैसे गुना करेंगे तो फिर भी आपको इतना ही करना पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को अगर अनुपात दिया रहे ना और संख्या पूछे ना तो डायरेक्टली एचसीएफ को आपको इस नंबर से गुना कर देना है, वही आपका संख्या निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने बना लिया होगा, नहीं तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% किराए पर और 20% भोजन पर और 10% यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसके पास 5500 बचते हैं तो उसका कुल आय कितना है। आपको ये पूछ रहा है कुल आय। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर मैं मान लूँगा उसका कुल आय कितना है 100%। अब क्या करता है 100 में से 15% खर्चा करता है ना, मैं मान लूँगा 100 में से 15% खर्चा कर दिया उसने, ठीक है। फिर कितना खर्चा किया, 20% और खर्चा किया और 10% और खर्चा किया। समझिएगा 100% है, 100 में से इतना खर्चा कर लिया ना, मैंने इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 100 माइनस में 10 और 30 45 हो जाएगा, 45 इतना परसेंट खर्चा कर लेता है तो कितना बचता है इसका 55% बचता है ना। गौर कर लीजिए, यहाँ पर ये परसेंट की बात करता हूँ तो 55% बचता है, और उसका अगर रुपया में बात करता हूँ 5500, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 55% बराबर क्या हो जाएगा 5500 हो जाएगा ना, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। 100% उसका टोटल आमदनी है तब, तो 55% उसका 5500 बराबर में है, तो 100% हम 100% क्यों निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि पूछ रहा है उसका कुल आय कितना है, तो कुल आय बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड को लगा दूंगा। अब यहाँ पर वर्ड बराबर क्या हो जाएगा 5500 गुना में 100 बटा में 55, यानी इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बटे में इसको करते हैं। अब काट लीजिए, 55 को गुना कर लीजिए इससे, इकाई 100 कुछ गुना करूँगा कितना हो जाएगा 10,000। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर कि एक वृत्त का त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला में वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और यहाँ पर रेडियस आपको दिया ही गया है ना, आपको त्रिज्या दिया ही गया है ना 14 सेंटीमीटर। अब इसके तो फॉर्मूला बैठा कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना होता है 10/7 होता है, और ये आर स्क्वायर है ना, यानी आर गुना में आर, तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुना में 14। अब काट लीजिए 7 गुना में 14, 14 88 22 गुना में कितना हो जाएगा 44 गुना में 14, गुना कर लीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका दिया गया है, सी में दिया गया है। बस इसमें क्या था, मेन था फार्मूला को लगाना, फार्मूला आपको पता होना। तो मेंसुरेशन में इतने सारे फार्मूले हैं ना, फार्मूले का आप लोग ज़रूर पूरा याद कर लीजिएगा। अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन में कि 25,000 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली फार्मूला लगाना है आप लोगों को। देखिए फार्मूला तो एक फार्मूला तो होता है इसका, यानी कि मिश्रण बराबर में P इंटू में 1 प्लस में R बटा में 100 और पर में क्या होता है N होता है या फिर टाइम होता है। ये फार्मूला होता है ना आपका, इस फार्मूले से बनाएंगे, पहले जितना आएगा ना उसमें से 25,000 घटा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। एक तो आपका पुराना तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका कितना आसान है देख लीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है, क्या होता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, उसमें क्या होता है साधारण ब्याज में बस समान ब्याज रहता है। इसमें क्या करना है, पहले 1 वर्ष का निकालना है ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, 25,000 गुना में 12 बटा में 100, ये क्या निकल जाएगा 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। 0 0 कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 0 12 में से 60 12 24 3,000। 1 वर्ष का ब्याज इतना हो गया ना, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। 1 वर्ष का ब्याज 3,000 हो गया। अब दूसरे वर्ष का भी ब्याज कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा ना। लेकिन इसमें क्या होता है ब्याज पर ब्याज लगता है, तो मैं क्या करूँगा 2 वर्ष का ब्याज इतना हो गया। अब इस ब्याज पर ब्याज लगेगा ना, तो 3,000 पर कितना क्रेडिट से ब्याज लगेगा 12% के दर से ना, तो 12% का दर से निकाल लीजिए। 0 कट जाएगा, 12 36 0 360। अब 360 भी इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि जोड़ेंगे ना तो कितना बन जाएगा आपका 6,360 रुपये क्या निकल जाएगा आपका ब्याज निकल जाएगा। देखिए आप कितना आसान था आपका,
तो इस तरह से आप बिना इस फार्मूले पर लगाए हुए बनाएंगे। इस फार्मूले पर क्या होता है ना, ये भी आसान होता है लेकिन आपको गुना भाग ज़्यादा करना पड़ता है। अब इसको बात को जैसे मैंने समझाया है ना, उस बात को समझ गए अगर होंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। दोनों में डिफरेंस क्या था कि साधारण ब्याज में ब्याज रेट समान रहता है, ब्याज समान रहता है, और इसमें क्या होता है ना, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 3000 तो हर साल का हो ही गया और इसमें ब्याज पर ब्याज लग जाता है, तो दूसरे वर्ष का मैंने ब्याज पर ब्याज निकाल के जोड़ दिया। यही तो होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज। बस आपको 6360 निकल गया। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3 है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोण कितना है? सबसे बड़ा कोण तो देखिए तीसरा भाग हो जाएगा ना। अब देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, ये आपको पता होगा। अब 180 डिग्री में से तीसरा भाग कितना है? 3 है ना। 3 बटा में क्या कर देंगे, इस तीनों को जोड़ देंगे। 2 1 3 3 6 6 यहाँ हो जाएगा ना। अब काट लीजिए यहाँ पर 6 3 18 30 30 90। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी में हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यह 600 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जब एक ट्रेन जब एक पुल को पार करेगा या एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपनी दूरी, ठीक है ना, अपनी लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना, प्लस में प्लेटफॉर्म या फिर सुरंग की लंबाई को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो आपका इसका कुल डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। और आपको स्पीड तो दिया ही गया है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यहाँ पर? डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो 300 प्लस में 600 यानी कि 900 मीटर इसका क्या हो जाएगा? 900 मीटर इसका डिस्टेंस निकल गया। लेकिन आप देखेंगे स्पीड कितना दिया गया आपको? स्पीड दिया गया आपको 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 54 गुना में 5/18। ऐसा मैंने क्यों किया पता है आपको ना, ये आपका किलोमीटर में दिया गया है लेकिन आपका डिस्टेंस है मीटर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब गुना करूँगा ना काट के 18 54 5 छक्के 5 या 15 मीटर पर सेकंड से क्या निकल जाएगा? इसका स्पीड निकल जाएगा। अब आपको निकालना है समय, तो समय बराबर क्या होता है यानी टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस दिया गया है 900 और आपको स्पीड दिया गया कितना? 15 दिया गया है। 15 छक्के 90 यानी कि 60 सेकंड में ये पार कर जाएगा उस सुरंग को। देखिए यहाँ पर देखिए समझाया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन इस बात को समझ गए अगर होंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बात बाकी मैथ डर लग रहा है तो हमारा आप मैथ क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के वीरपथ के एप्लीकेशन पर, जो कि OnePlus डिफेंस अकेडमी का ही ये आपका मोबाइल ऐप है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 1500 है, यदि दुकानदार 15% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? डायरेक्टली क्या कर लिए? सेलिंग प्राइस पर क्या कर लीजिए आप? 1500 और गुना में 100 माइनस में कितना डिस्काउंट दे रहा है? 15 ना, तो 15 कर लीजिए बटा में 100 कर लीजिए, यही आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। तो 1500 गुना में कितना हो जाएगा? 85 बटा में 100, 0 0 कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 15 5 75, 15 8 120, 127 हो जाएगा। 1275 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो ऐसे निकालते हैं डिस्काउंट देकर। वैसे भी आप कैसे निकाल सकते हैं? पहले 1500 का 15% निकाल लीजिए, जितना निकल के आएगा 1500 में से घटा दीजिए, यही आपका आंसर निकल जाएगा 1275। नहीं तो डायरेक्टली आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 पुरुषों का एक काम पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, तो उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष चाहिए? इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, M1D1 बराबर में M2D2। ये क्या है? पहले कितने आदमी थे, कितने दिन लगते थे, अब कितने आदमी हो गए, कितने दिन लगेंगे। देखिए पहले थे 25 आदमी और दिन लगते थे 18, तो मैंने 25 आदमी कर दिया और यहाँ पर डे कितना कर दिया मैंने? 18 कर दिया। अब कितने लोग, ये दिया नहीं है, यही आपको पूछ रहा है, तो इसको M छोड़ देता हूँ और यहाँ पर 15 दिन कितने लगेंगे? 15। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो M बराबर में क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर? 25 गुना में 18 बटा में 15। इसको मैंने इस तरह पहले ला दिया ना, तो काट निकाल लीजिए। 5 या 15 और 5 5 25, 5 से कर लूँगा तो 5 3 6 18, 6 5 30, यानी 30 लोग लगेंगे 15 दिन में काम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी में
दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, ये फॉर्मूला पता है आपको, तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए आपको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, ये इसका आयतन का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, घनाभ का। तो लंबाई आपको दिया गया 10, 8 और 5, 10 8 80, 80 पंजे 400, 400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको पता होगा, बस फॉर्मूले से आपको करना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि 7x बड़ा माइनस में 12 बराबर में 4x प्लस में 6 दिया गया है, तो x का मान कितना है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें x का एक जगह कर लेना है, x वाले को, या प्लस में अभी है ना, इसको इस तरफ में लाऊंगा x के पास, तो 7x माइनस में 4x हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है, इसको मैं इस तरफ करूँगा। 6 प्लस में अभी माइनस में है, ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा इस तरफ। दोनों घटाऊँगा कितना हो जाएगा, 3x बराबर में कितना हो जाएगा 18, x बराबर कितना हो जाएगा 18 बटा में 3 हो जाएगा, काटे कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है करेक्ट आंसर। आगे है कि 180, 270 और 360 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, आसानी होगा, लेकिन प्रैक्टिस पहले वैसे ही करिए। पहले क्या करिए, 180 से पहले 270 में भाग लगा लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक ही बार में लग जाएगा, घटा के 180 हो जाएगा, 0 9 0 90 आ जाएगा यहाँ पर। और इसको मैं इसको यहाँ लिखूँगा, 180 को कट जाता है दोना 180। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, इन दोनों का 90 आ गया ना। अब जितना एचसीएफ आ जाता है ना, उससे आपको इसमें लगाना पड़ता है भाग 9 360। अब देखिए 4 बार में कट जाता है पूरा ना, यानी कि इसको ये जो है ना, इसको पूरा काट दिया ना, तो 90 क्या बन जाएगा, इसका फाइनल एचसीएफ बन जाएगा तीनों का। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है करेक्ट आंसर। आगे है कि शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर है और धारा की गति दिया गया है 3 किलोमीटर। तो धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर दूरी को तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। देखिए आपका धारा की गति दे दिया गया है और आपको नाव गति दे दिया गया है, तो अनुकूल बोल रहा है, यानी कि जिस दिशा में धारा चल रहा है उसी दिशा में चलने के लिए बोल रहा है 72 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा। देखिए तो पहले स्पीड इसका कितना बन जाएगा, पहले ये देख लीजिए। पहले स्पीड इसका कितना बन जाएगा, 15 था और 15 में 3 जोड़ देंगे। अब हम 3 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि उसी दिशा में जाएगा ना जिस तरफ धारा चल रहा है ना। स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। और आपको डिस्टेंस तो दिया ही गया, कितना डिस्टेंस कितना दिया गया आपको, डिस्टेंस दिया गया 72 किलोमीटर। तो अब क्या निकालना है, समय निकालना है ना। तो समय बराबर क्या होता है, यानी समय के टाइम बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होता है। तो 72 बटा में 18 हो जाएगा, काट के 4 घंटा हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, बी में दिया गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर एक गोले का आयतन दिया गया है 268.08 घन सेंटीमीटर, उसका त्रिज्या कितना होगा। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गोले का आयतन दिया गया है 268.08, इसका फार्मूला क्या होता है, 4 बटा में 3 गुना पाई आर क्यू होता है। अब 268.08 इतना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, आर क्यू बराबर क्या कर लीजिए 268.08 बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए अब इसको को मैं इस तरह कर लाऊंगा ना, तो 3 नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 बटा में 4 ये हो जाएगा। और पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई को यहाँ वैल्यू कर लीजिए यहाँ पर से, तो 22/7 होता है ना, 22 नीचे चला जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। इसको इस तरह बना सकते हैं, या पाई का वैल्यू जो होता है ना 300 में 1/4 होता है ना, ये भी आप ले सकते हैं इस फॉर्मूले में। बस आपको आर क्यू निकालना है, इसको सॉल्व करके इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हमने 50 क्वेश्चन करवाया है आपके एग्ज़ाम, जो टी आर्मी का जो एग्ज़ाम का लेवल है उसी लेवल पर मैंने करवाया है। आपको इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ना, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर मैं बताया तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, आइए भी चेक कर लीजिए, ये अप्रॉक्स में आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन अभी मैं सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेने के लिए छोड़ दिया हूँ, बस उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। बस वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप टी आर्मी एग्ज़ाम के लिए आप लोग टेस्ट वहाँ से जाकर लगाइए। और मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।